नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा यूएस में आए रिसेशन के बारे में। तो अमेरिका में एक मंदी आई है, ऐसा कई इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार ये बात मानने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने रिसेशन या मंदी की परिभाषा को ही बदल दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है, दोनों में से कौन सही है कौन गलत, हम ये जानेंगे और एंड में ये भी देखेंगे कि इस मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यूएस की इकोनॉमी का सेकेंड क्वार्टर का डेटा आ चुका है। याद रखिए, यूएस में फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, हमारी तरफ 1 अप्रैल से नहीं। तो वहां पर पहले 2 क्वार्टर्स 30 जून को समाप्त हो गए और उनका डेटा लगभग आ ही चुका है। और इसी डेटा के माध्यम से हमें यह मालूम चलता है कि यूएस में लगातार दूसरा क्वार्टर ऐसा है जिसमें जीडीपी श्रिंक हुई है। तो सरकार के जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ने जो डेटा जारी किया है उसमें हमें मालूम चलता है कि 0.9% अप्रैल टू जून क्वार्टर में जीडीपी श्रिंक हुई है। इसका मतलब है कि अमेरिका की जीडीपी कम हुई है, ये ग्रोथ नहीं है, ये नेगेटिव है, दिस इज गोइंग डाउन। सो ऑलमोस्ट 1% से यूएस जीडीपी श्रिंक हो जाती है। और इससे पिछला जो क्वार्टर था जनवरी से मार्च वाला, उसमें भी 1.6% श्रिंकेज देखा गया था। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखिए कि मेरे टेलीग्राम चैनल से आप सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ इस प्रकार से बनाए होते हैं कि आप उनका इस्तेमाल मेंस आंसर में डायरेक्टली कर सकें। तो अब देखते हैं यूएस के जीडीपी डेटा और रिसेशन के बारे में। ट्रेडिशनली जीडीपी रिसेशन में या मंदी में मानी जाती है जब 2 लगातार क्वार्टर्स में यूएस की जीडीपी श्रिंक हो, यानी कि जीडीपी में 2 लगातार क्वार्टर्स में कमी देखी जाए तो उसे आमतौर पर ट्रेडिशनली यूएस में मंदी कहा जाता है, रिसेशन कहा जाता है। अगर आप पिछले 70 सालों का डेटा देखेंगे तो यूएस में बहुत बार मंदी आई है। ये जितने भी ग्रे कलर के एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल रिसेशन। आखिरी रिसेशन हुआ था 2008-9 में, उसके पहले 2001 के आसपास। तो ऐसा नहीं है कि यूएस में कभी रिसेशन नहीं आया, कई बार रिसेशन आ चुका है 60s में, 70s, 80s में। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि रिसेशन को ओपनली सरकार क्लेम नहीं कर रही है। तो लास्ट बड़ा रिसेशन यूएस का था 2009-10 में और उसके बाद कोरोना वायरस के कारण जो ये श्रिंकेज हुआ था जीडीपी का, यहां पर आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी लगातार 2 या 3 क्वार्टर्स तक ये श्रिंकेज नहीं देखा गया था। तो यूएस की गवर्नमेंट अभी इंसिस्ट कर रही है कि ये इस बार मंदी नहीं है। जो बाइडेन ने कहा है कि यूएस की इकोनॉमी बिल्कुल सही पाथ पर है, बिल्कुल सही पथ पर है कि हम जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, इनकम बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस ने अपनी वेबसाइट पर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि कई इकोनॉमिस्ट ट्रेडिशनली आमतौर पर यह मानते हैं कि 2 लगातार क्वार्टर में जीडीपी कम हो तो वो मंदी कहलाएगी। लेकिन यह कोई ऑफिशियल परिभाषा नहीं है, ना ही कोई इकोनॉमिस्ट इसे मानता है, ना ही अमेरिका की सरकार इसे मंदी की ऑफिशियल परिभाषा मानता है। यह बात इन्होंने अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट कही। इसके बाद देखिए आप, काफी इंटरेस्टिंगली विकिपीडिया में इसकी एंट्री चेंज कर दी गई कि रिसेशन की डेफिनेशन क्या होती है। अब ऐसा नहीं है कि विकिपीडिया को यूएस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इट्स अ पब्लिक एनसाइक्लोपीडिया, तो कोई भी इसमें जाकर बदलाव कर सकता है। लेकिन हाँ, उसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। बट एनीवेज, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कि रिसेशन का जो पेज है वो 11 जुलाई को मंदी की डेफिनेशन बता रहा था। उसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि जैसे यूके जैसे देशों में नेगेटिव ग्रोथ 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में होगी तो जीडीपी रिसेशन में कही जाएगी। लेकिन 28 जुलाई को यहां पर चेंज कर दिया गया और एक लाइन ऐड करी गई, देयर इज नो ग्लोबल कंसेंसस ऑन द डेफिनेशन ऑफ अ रिसेशन। यानी कि एक मंदी क्या है, इस पर दुनिया में कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग था व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का बयान। And what is exactly the White House's definition of a recession? Again, I'm not going to define it from here. I'm just going to leave it to the NBER as we have stated of how they define recession. Okay, so you won't declare one until they have declared one. I'm just saying that we're just not going to define it. We use the indicators that the NBER. तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने कहा कि हम कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बताएंगे मंदी की। जो हमारा सरकारी ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है, बेसिकली वहां का स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है यूएस गवर्नमेंट का, जो भी वो कहता है वो हम रिसेशन मानेंगे। और एनबीईआर क्या कहता है यहां पर, मोर देन अ फ्यू मंथ्स। ये नहीं कहता कि 2 क्वार्टर, ये कहता है कि मोर देन अ फ्यू मंथ्स। अब फ्यू मंथ्स कुछ भी हो सकता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने। अब फ्यू का मतलब क्या है वो दुनिया में बहुत ही सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो फ्यू मंथ्स यानी कि कुछ महीनों तक अगर इकोनॉमी में आर्थिक गतिविधियां कम होती जाती हैं तो उसे मंदी कहा जाएगा। ये एनबीईआर की डेफिनेशन है और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार उसी को मानेगी। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या यूएस सरकार सही कह रही है, क्या सच कह रही है, या फिर ये सिर्फ बातों को घुमाया जा रहा है। तो देखिए, बातें घुमा नहीं रहे, इनकी बातों में कुछ सच्चाई तो है। इनफैक्ट आप हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी को अगर पढ़ेंगे, उसमें पेज नंबर 22-23 देखिएगा, इनकम वर्सेस इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है, वहां पर आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि जरूरी नहीं है कि जीडीपी अगर नीचे जाती है, जीडीपी श्रिंक होती है, तो देश में इनकम कम हो।
क्योंकि दोनों को कैलकुलेट करने के तरीके अलग हैं। हो सकता है कि देश की इकोनॉमी ओवरऑल श्रिंक करी है, लेकिन जो लोगों की इनकम है वो ऊपर चली जाए। कारण जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें पूरे देश के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको आउटपुट के रूप में मेजर किया जाता है। स्पेंडिंग भी कैलकुलेट करी जाती है, बिजनेसेस, गवर्नमेंट, सभी की। जबकि जीडीआई एक दूसरा पैरामीटर है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ये केवल लोगों की इनकम देखता है, या आबादी की इनकम को देखता है। अब होता यह है कि क्या आप केवल जीडीपी के बेसिस पर रिसेशन घोषित करेंगे तो फिर यूएस रिसेशन में है। लेकिन अगर आप जीडीआई को देखेंगे तो यूएस में जीडीआई बढ़ा है। फर्स्ट क्वार्टर में जीडीआई 1.8% बढ़ा था और जीडीपी 1.6% नीचे गई थी। तो दोनों का आप एवरेज आउट करेंगे तो ओवरऑल 0.2% से यूएस की जीडीपी बढ़ी है। इन दोनों का एवरेज लिया जाता है, जीडीआई और जीडीपी का। तो अगर इन दोनों को जोड़कर देखा जाए, जो कि एनबीईआर का फॉर्मूला है, वो एवरेज देखता है इन दोनों का, इनकम प्लस एक्सपेंडिचर मेथड का एवरेज आउट लिया जाता है, तो 0.2% से थोड़ा सा यूएस की जीडीपी बढ़ गई है। तो सरकार सही कह रही है, पूरी तरह से झूठ नहीं कह रही। सेकेंड क्वार्टर के डेटा के बारे में देख लेते हैं, तो यहां पर क्या स्थिति है। तो देखिए, ऑफिशियली अभी तक डेटा जारी नहीं किया गया है सेकेंड क्वार्टर का। ऐसा लग रहा है कि ये लोग जानबूझकर थोड़ा सा डिले कर रहे हैं कि सेकेंड क्वार्टर का डेटा शायद बाहर एकदम जल्दी ना आए, प्रोबेबली 1-2 दिन में या 3 दिन में बाहर आ जाएगा। तो सेकेंड क्वार्टर का डेटा जो सरकारी अधिकारियों के पास है, ट्रेजरी ऑफिशियल्स, वो कह रहे हैं कि डेटा अच्छा है और यूएस रिसेशन में नहीं है। हालांकि जीडीपी जरूर सेकेंड क्वार्टर की डाउन आई है, लेकिन जीडीआई डेटा के अनुसार अगर हम देखेंगे तो फिर यूएस इकोनॉमी अच्छी हालत में है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा चल रहा है कि इनकम भी अच्छी है, जॉब ग्रोथ भी अच्छी है और इकोनॉमी की स्थिति चाहे ओवरऑल थोड़ी सी नीचे आई हो लेकिन लोग मस्ती में है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई यह है कि यूएस में इनकम बढ़ी है, डेफिनेटली इनकम थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन साथ साथ में मुद्रास्फीति की दर यानी कि इन्फ्लेशन की दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। और मुद्रास्फीति की दर तेजी से बढ़ रही है और इनकम धीरे बढ़ रही है, तो इसमें लोगों को महंगाई देखने को मिल रही है। अगर यूएस का हम डेटा देखें तो वहां का जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो पिछले 40 सालों में सबसे तेजी से बढ़ा है। एक साल का अगर आप पैरामीटर देखेंगे तो 1982-84 के बाद से, वो 81 के बाद से, सबसे तेजी से बढ़ा है। लार्जेस्ट 12 मंथ इंक्रीज इन सिंस 1981। फूड इंडेक्स को देखेंगे तो खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो रही है, इसमें भी 1981 के बाद सबसे तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। फ्यूल के मामले में तो 41% इंक्रीज हुआ है। अमेरिका में पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और यह भी 1980 के बाद से सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। सो 42 ईयर्स का मैक्सिमम एनर्जी इन्फ्लेशन यूएस में देखा जा सकता है। लेकिन जीडीआई तो बढ़ा है, यस, इनकम बढ़ी है, थोड़ी सी इनकम बढ़ी है और 0.5% इंक्रीज था मंथ ऑन मंथ, यानी कि अप्रैल से मई में अगर हम कंपेयर करें तो 0.5% यूएस में इनकम बढ़ गई थी। तो ऐसे में इनकम बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी है। 2018 के लेवल के आसपास इनकम आ चुकी है, लेकिन जो प्राइस राइज है, कीमतें बढ़ी है वस्तुओं की, वो 2018 के लेवल पर नहीं है। वो प्राइस राइज काफी हाई है और इनकम लेवल चाहे 2018 के आसपास ही है, लेकिन कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इसके कारण आम आदमी की जेब पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है और यूएस की जो बिजनेस एक्टिविटी है वो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट हुई है, वो श्रिंक हुई है, कम हुई है। क्योंकि एक इंडेक्स होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये इंडेक्स जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पहली बार 2 साल में। तो 2020 में जब से लॉकडाउन चल रहे हैं उसके बाद भी ये पहला क्वार्टर था जब ये कम हुआ है। जॉबलेसनेस, बेरोजगारी बढ़ी है, 2.5 लाख बेरोजगार बढ़ गए हैं, ये ऑफिशियल डेटा है। 2.5 लाख बेरोजगार ऐड हुए हैं जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड थे उन लोगों में। और ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन सोशल सिक्योरिटी पर निर्भर होते जा रहे हैं और इसके कारण अब स्थिति बन रही है यूएस में स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? आमतौर पर जब इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो सरकारें खर्चा कम कर देती हैं, मार्केट से लिक्विडिटी खींच ली जाती है, उससे इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जब इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, सरकार की स्पेंडिंग वो भी बढ़ रही है, दोनों चीजें बढ़ रही है और इसमें ग्रोथ नहीं है, देयर इज अ स्टैग्नेंट ग्रोथ, क्योंकि इन्फ्लेशन भी ज्यादा है और सरकार की स्पेंडिंग भी ज्यादा है। आमतौर पर ये दोनों इन्वर्स होते हैं। अगर सरकार की स्पेंडिंग ज्यादा होती है तो फिर इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है और वाइस वर्सा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और सरकार की स्पेंडिंग कम हो रही है। लेकिन यहां पर दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही है, तो ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति आती जा रही है। आईएमएफ ऑलरेडी चेतावनी दे चुका है कि पूरी दुनिया में एक रिसेशन आ सकता है। ऑलरेडी कई देशों में रिसेशन चल रहा है, दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन आ सकता है 2023 में। इसका भारत पर क्या इंपैक्ट होगा? तो पहले तो ये देख लो कि आईएमएफ का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसके जुलाई के अपडेट में क्या कहा गया है भारत के बारे में। तो सभी देशों की इकोनॉमी ग्रोथ रेट्स को नीचे लाया गया है। भारत की ग्रोथ रेट जो पहले 8.2 के आसपास प्रोजेक्टेड थी वो अब 2022 के लिए 7.4 पर आ गई है और 2023 के लिए 6.1% पर आ चुकी है।
तो भारत चाइना दोनों की ग्रोथ रेट में यहाँ पर कमी आई है, और ये दो बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं। दोनों की ग्रोथ रेट जब कम प्रेडिक्ट करी जाती है तो ओवरऑल दुनिया की ग्रोथ रेट भी नीचे आ जाती है। और एडवांस इकोनॉमी में यूएस की भी आप देखिए ग्रोथ रेट 5.7 से 2.3 और 1.0 इतनी कम आंकी है अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा, ये प्रोजेक्शन है। लेकिन जो यूएस का रिसेशन है उसका भारत पर डायरेक्ट क्या इंपैक्ट पड़ता है? देखिए, पहला इंपैक्ट जो हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव है वो ये होगा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस यानी कि कच्चे तेल की कीमतें नीचे आएंगी। अगर पूरी दुनिया में रिसेशन है, यूएस में भी रिसेशन है, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगी और इससे भारत को फायदा होगा, क्योंकि हम बहुत सारा तेल आयात करते हैं और हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। लेकिन एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा जो कि ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है। यूएस की परचेसिंग पावर अगर कम होती है, यूएस में मंदी है, वहां के लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, कंपनीज खरीदारी कम कर रही हैं, तो भारत के निर्यातकों पे बहुत बड़ा असर आएगा। और भारत का सबसे बड़ा निर्यातक पार्टनर है यूएस, यानी कि हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। $74 बिलियन के हमारे एक्सपोर्ट थे पिछले फाइनेंशियल ईयर में यूएस को, और दिस इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर दैट वी हैव। तो अमेरिका की इकोनॉमी नीचे जाती है तो ये एक्सपोर्ट वाली जो संख्या है ये नीचे जाएगी और भारत के निर्यातकों को इसका नुकसान होगा। तो ये होगा इंडिया की इकोनॉमी पर इंपैक्ट। इसी के साथ ये लेक्चर हम करेंगे समाप्त। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी लाइव क्लासेस के माध्यम से, तो अनअकैडमी पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं यहाँ, केवल एक लाइव क्लास नहीं है। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स लाइक डेली टेस्ट प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग फॉर मेंस एटसेट्रा। ये सब आपको मिलता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर। ओके, अभी हमारे सब्सक्रिप्शन पर रात 12 बजे तक एक डिस्काउंट चल रहा है। 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा महिपाल कोड इस्तेमाल करने पर। सभी कोर्सेज 0% ईएमआई पर अवेलेबल हैं। कोई भी डाउट है तो इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रिंटेड बुक्स पर भी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बेनिफिट मिलेगा। डाउट्स के लिए हमारे कुछ स्पेशल सेशंस चलते हैं, यू कैन ज्वाइन दीज, दे आर फ्री फॉर एवरीवन। हमारे हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स मेरा ऑनगोइंग है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।